नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विशेष संवाद में आपका स्वागत है। जिस तरह से पिछले 2 साल अगर हम देखें, सरकार अपना 2 साल पूरा करने जा रही है। अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे दौर में है जब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था है। और इतना ही नहीं, हम वो देश भी अब हैं जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। चीन को पछाड़कर हम नंबर 1 बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम आम लोगों की बात करें या बात करें उद्योग जगत की, कृषि क्षेत्र की, ढांचागत विकास की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में पिछले 2 सालों में हमने कई प्रगति देखी है, कई प्रमुख योजनाएं देखी हैं। कैसा रहा सरकार के 2 साल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात से शुरू करें तो कैसा रहा 2 साल, कितनी उपलब्धियां रही? बहुत उपलब्धियां रहीं। और मैं तो लोगों को समझाता हूं कि जब हमें सरकार मिली तो आप समझिए कि विकास की जो ट्रेन थी वो पटरी से गिरी हुई थी। हम लोगों ने ट्रेन को पटरी पे डाला, और सिर्फ डाला ही नहीं, हम लोगों ने जो पैसेंजर ट्रेन थी हम लोगों ने उसको राजधानी की रफ्तार दी, और अब भरोसा है कि वो बुलेट ट्रेन भी हो जाएगी। देखिए, विरासत में जो हम लोगों को आर्थिक व्यवस्था मिली उसमें सब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिसको कहा जाता है वो सब बहुत ही बुरी हालत में थी। तो चाहे आप जीडीपी ग्रोथ रेट देख लीजिए, या महंगाई देख लीजिए यानी इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार घाटे में चल रही है कि नहीं चल रही है, या अगर आप देखें कि निवेश कितना आ रहा है, इन सब अगर हम लोग नज़रिए से आर्थिक व्यवस्था को देखते तो नज़र आता कि बहुत हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है संकट में पड़ी हुई है। हम लोगों ने इस संकट को दूर किया, और जो और देशों में 3-4 साल लगता है जिसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी संकट दूर करना, वो हम लोगों ने 3-4 साल में नहीं, उसको हम लोगों ने 18 महीने में ही कर दिया। इसलिए विकास की ट्रेन हम लोगों ने पटरी पे चढ़ा दी। फिर जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी कि किस गति से हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है उसको हम लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया। और आज के समय अगर विश्व में चमकता हुआ सितारा कोई भी है तो वो हमारा भारत है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो सब ये कह रही हैं। तो ये हमारी आर्थिक व्यवस्था आज के समय है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। और कोशिश अब यही है कि रोजगार बढ़ते चले जाएं, लोगों को और भी लाभ मिले, और इन सब बातों में मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप मुझे ज़रूर प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल सर। आम लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और हम जानते हैं इस वक्त जिस तरह से थोक दर सूचकांक है या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन पे हम नजर डालें तो नियंत्रण में दिखती है कमोबेश। कैसे आप इसे देखते हैं? और सरकार ने जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इस पे भी काफ़ी काम किया है, कैसे इसको देखते हैं? हम लोगों ने महंगाई पे लगाम लगाई है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है क्योंकि दाल के भाव बढ़ गए, जो पहले आप अरहर की दाल 70 रुपये केजी खरीदते थे, आप अब 200 रुपये केजी का मिल रहा है, तो लोगों को लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। परंतु मैं लोगों को समझाता हूं कि आपको थाली को देखनी है। थाली में एक कटोरी है, वो दाल की कटोरी है, सही है, उस दाल की कटोरी का भाव बढ़ गया है, परंतु और भी तो बहुत कटोरियां हैं। आप चाहे सब्जी को देखिए, चाहे आप दही को देखिए, आप अंडे को देखिए, चावल को देखिए, रोटी को देखिए, इन सब अगर वस्तुओं को आप देखें और आप देखें कि उनका क्या दाम है, उनकी क्या कीमतें हैं, आपको नजर आएगा जो पहले जो महंगाई थी, जो हर साल 8-10% बढ़ती चली जाती थी, वो महंगाई अब उस रफ्तार से 8-10% की रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। महंगाई जो है बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है। और कई जगह हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या गैस का सिलेंडर हो या आपके बैंक का जो कर्ज हो, जो आप पहले 12-13-14% पे जो आप कर्ज लिया करते थे, आज के समय वो जो है वो 10-11% हो गया है। तो वहां भी जो है दाम जो है वो कम हुए हैं। तो अगर आप सब घर के खर्चे देखें, एग्रीगेट में देखें, सब कुल मिलाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि जो महंगाई 10-12% यूपीए सरकार के दौरान बढ़ रही थी, आज के समय वो महंगाई सिर्फ 4-5% बढ़ रही है। और कई ऐसे वस्तु हैं जिनके दाम
घट रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात करें तो एक बड़ी बात आम लोगों के नजरिए से हमने देखा, डीबीटी की काफी चर्चा थी, उससे सरकार के भी काफी पैसे बचे, भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगी। कैसा रहा ये सफर? नहीं, बहुत ही इसमें हम लोगों को सफलता मिली है। देखिए, कई स्टडीज जो थे, बहुत लोगों ने इसका अध्ययन किया और लगभग लोगों को लगता था कि चाहे वो पेंशन्स हों, चाहे वो नरेगा का पेमेंट हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, इन सब जगह जहां सीधा आपके पास सरकार से कैश आपको मिलता था, कि कुछ लीकेज 30-40% था। तो उस पर हम लोगों ने बहुत रोक लगाया, उस पर भी हम लोगों ने बहुत लगाम लगाई है। और आज के समय पहल में हम लोगों ने 14-15 हज़ार करोड़ हम लोगों ने बचाया है। हम लोगों ने नरेगा के पेमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा बचाया। तो कुल मिला के लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने 60-70 हज़ार करोड़ की बचत की है, क्योंकि हम लोगों ने डीबीटी का प्रयोग किया है। और इस तरीके से जो चोरी हो रही थी, जो घोस्ट आइडेंटिटीज इसको कहते हैं, यानी कि कोई था ही नहीं और उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा था, उस सब को हम लोगों ने काफी मात्रा में रोक दिया है। एक बड़ी बात कही जाती थी आर्थिक इंक्लूजन की, आर्थिक समावेशन की, और उस नजरिए से प्रधानमंत्री बार बार जोर देते रहे, वित्त मंत्री आप भी लगातार इस पे कहते रहे। कैसा रहा इस पे अनुभव पिछले 2 सालों का, और खासकर जनधन के परिप्रेक्ष्य में? जिस शिखर पे हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे देश को ले आया है, उसकी बात पूरे विश्व में हो रही है। क्योंकि कहीं भी कोई देश में ऐसा नहीं हुआ है कि उस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहें कि 100 दिन के अंदर ही अंदर हम 100% लोगों को बैंक का खाता दिलवा देंगे। और उसको हम लोगों ने उस शिखर को हासिल भी कर लिया, उस शिखर पे हम पहुंच भी गए। ये हम लोगों ने जनधन योजना के माध्यम से किया है। अच्छा, जनधन योजना को आप समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है। वो जब हम लोगों ने उसको कर दिया तो हम लोगों ने फिर उसके द्वारा नरेगा का भी भुगतान करवाया। जो लोगों का पेंशन है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, वो हम लोगों ने जनधन के खाते के द्वारा लोगों को दिया। और साथ साथ जो और भी जो सरकार के द्वारा आपको जो लाभ मिलते हैं, वो भी हम लोगों ने जनधन के खाते के द्वारा दिया। फिर हम लोगों ने जीवन ज्योति बीमा योजना भी तैयार की, सुरक्षा बीमा योजना भी तैयार की, जिसके द्वारा चाहे आप 330 रुपए दीजिए और 2 लाख रुपए का आपको कवर मिलेगा, या आप 12 रुपए दीजिए और आपको 2 लाख का कवर अगर दुर्घटना होती है वो मिलेगा। तो इस योजना से भी हम लोगों को बहुत बहुत लाभ मिला है, बहुत लोगों ने इसे स्वीकार किया है। अब और बहुत मुझे प्रसन्नता हो कि आपको बताकर कि हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है कि हर गरीब परिवार को, यानी बीपीएल धारी जो परिवार है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए का हम लोग हेल्थ कवर भी, स्वास्थ्य बीमा भी देंगे। अब आप कल्पना करिए, किसी गरीब के बारे में सोचिए जो किसी कारण उसको अस्पताल जाना पड़े। अब हम लोग जो 1 लाख रुपए जो हम लोग उसको कवर दे रहे हैं, वो अस्पताल जाएगा, उसका आधार के द्वारा उसका जो आइडेंटिटी है उसका वेरिफिकेशन होगा। अगर उसका इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, तो हम लोग उसको पूरा 1 लाख रुपए तक का उसका हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो हम लोग देंगे। एक और जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान था प्रधानमंत्री का और बहुत ज्यादा मंत्रालय ने भी सफलता अर्जित की, वो है मुद्रा योजना। और इसमें खासकर ये इसलिए भी क्योंकि इसमें SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बैंकों को कहा गया है, शाखाओं को, कि आप कम से कम 2 मामले देखें ही, उनको अप्रूव ही करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक तरफ अगर आप सोचें कि हम लोगों ने गरीबों की उन्नति के लिए क्या किया, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी का एक जाल बिछा दिया है पूरे देश में, जिसमें कि हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहे। तो एक ये बड़ी हमारी कामयाबी होगी। दूसरी बड़ी कामयाबी जो होगी वो ये है कि जो युवा हैं हमारे, उनके रोजगार के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। उसमें मुद्रा योजना भी है, पर उसमें स्किल इंडिया भी है, उसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भी है। ये सब जो योजनाएं हैं, इसके द्वारा हमारी कोशिश है कि युवाओं को हम रोजगार दिलवाएं। अब आप देखिए मुद्रा योजना में क्या क्या हुआ है। मुद्रा योजना के तहत करीब
3%, 4 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लोन दिलवाए हैं, जिसमें कि वो अपनी दुकान, अपना ठेला, अपनी फैक्ट्री, अपनी वाहन, ये सब चीज़ों की फाइनेंसिंग लेकर, ऋण लेकर वो अपने पेशे को, अपने व्यापार को चला पाएं। और इसके तहत मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो लोग जॉब सीकर थे यानी नौकरी के तलाश में थे, वो जॉब क्रिएटर बन चुके हैं, यानी नौकरी का उत्पादन कर रहे हैं। वो नौकरी लोगों के लिए वो लेकर उन लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने जो ज़मीनी हकीकत है इस क्षेत्र में, इसको हम लोगों ने बदल दिया है। बिल्कुल, ये बातचीत हम जारी रखेंगे और यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर की बात करेंगे कि जो निवेश बढ़ा है और निवेश की जो रफ्तार है वो कैसे आने वाले वक्त में कायम रहेगी, क्या है एजेंडा, क्या है फोकस, इसमें बात करेंगे। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम। समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और हम बात कर रहे हैं खास बातचीत वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी से। जयंत जी, अगर हम देखें जिस तरह से आंकड़े हम जानते हैं, कई वैश्विक एजेंसियों ने तारीफ की है भारत के विकास दर की। निवेश की अगर हम बात करें तो अब आंकड़ा ये कहता है कि हम चीन को भी पछाड़ चुके हैं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब देखिए, मैं तो दिन भर निवेशकों से मिलता रहता हूं, चाहे वो घरेलू हों, अपने देश के हों या विदेश से हों। सब लोग कह रहे हैं आज के समय, इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस, यानी हम लोग इस देश में आ सकते हैं, हम लोग अपना व्यवसाय चला सकते हैं, व्यापार चला सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और हम लोगों को विश्वास है कि ये सरकार जो है ये हमारे लिए काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है। तो जब लोगों का इस तरीके का भरोसा बन जाता है तो वो लोग खुलकर, छप्पड़ फाड़ कर वो निवेश करते हैं। और वो अब नजर आ रहा है, क्योंकि जो हम लोगों को $56 बिलियन जो हम लोगों को मिला है इस वित्तीय वर्ष में, उसमें हम लोगों ने चाइना को भी पार कर दिया है। और अगर हम लोग मुकाबले में देखें, तुलना करें कि पहले किसी साल में हिंदुस्तान में कभी इतना पैसा आया है तो कभी इतना पैसा नहीं आया है। और अगर इतना पैसा आया है, इसलिए आया है क्योंकि निवेशकों को
हमारे पे भरोसा है। पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में कहा गया कि इंडिया से ज्यादा भारत पे जोर रहा। क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी रही, क्या इसके पीछे सोच? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम लोगों को जो भारत है, यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारी परंपरा है, उसे तो हमें ध्यान देना ही देना है, पर साथ साथ हम लोगों को भविष्य के बारे में भी सोचना है। और जो आधुनिक 21st सेंचुरी जो हमको इकोनॉमी जो हम लोगों को बनानी है, जिसमें कि हम चीन के साथ, अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, इन सब के साथ प्रतियोगिता है। मतलब आप समझिए, निवेश के लिए प्रतियोगिता है, नौकरी रोजगार के लिए प्रतियोगिता है। ये जो ग्लोबल कंपटीशन हो रहा है, इस ग्लोबल कंपटीशन में भी हमें जीतना है। तो जो हम लोग बजट बनाते हैं, उसमें एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन होना चाहिए कि हम भारत को भी प्रोत्साहन दें, और जो इंडिया है और जो एकदम मॉडर्न 21st सेंचुरी इकोनॉमी है, इसको भी हम प्रोत्साहन दें। तो इस तरीके से हर बजट को एक बैलेंस देना पड़ता है, एक संतुलन देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि पिछले बजट में और इस बजट में भी हम लोगों ने ये बैलेंस सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन एक चिंता थी, पिछले कई सालों से हमने देखा, पिछली सरकारों पे भी इल्जाम लगते रहे कि जो सार्वजनिक निवेश है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नहीं था। क्या उसकी कोशिश हुई है? हम लोगों ने पिछले बजट में भी और विशेष रूप से इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाया है। देखिए, इस बार हम लोग सिंचाई में 30,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने निवेश करने का हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी योजना बनाई है। साथ साथ ग्रामीण सड़कों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा और पैसा दिया है। हम लोगों ने जो रेलवेज़ हैं, उसको भी हम लोगों ने बहुत सारा पैसा दिया है। और रेलवेज में जब हम पैसा देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग माल ला सकते हैं, वहाँ से लोग आना जाना उनका आसान तरीके से हो सकता है, तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। और अंत में मैं कहूँगा कि जो हम लोगों ने पंचायतों को जो पैसा दिया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं अपने क्षेत्र में झारखंड में इस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक अभियान चालू किया है कि हम लोगों ने हर मुखिया को, हर पंचायत को 15 से 20 लाख रुपए, क्योंकि कुछ पंचायत बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, पर हर पंचायत को हम लोग 15 से 20 लाख रुपए हर साल हम लोगों ने दिया है, जिसमें कि जो छोटी छोटी जो चीजें करनी पड़ती हैं, चाहे वो पीसीसी सड़क हो जो बनाना हो, तालाब का गहरीकरण हो, सामुदायिक भवन हो, या हम लोगों को जल मीनार लगाना हो, ये सब जो काम होते हैं जो पंचायत के स्तर पे किए जाते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने साधन दिए हैं हर पंचायत को। और इसलिए अब मैं जब जाता हूं गांव, अगर मैं कहता हूं कि शिकायत आप ना करें मेरे साथ कि आपकी सड़क नहीं बनी है या आपके पास पानी की सुविधा नहीं है, शिकायत मैं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पंचायत समिति के द्वारा ये सब चीजें नहीं की है, साधन आपको पूरे मिल चुके हैं। तो ये भी एक क्रांतिकारी एक कदम है। तो सरकार खर्च कर रही है तमाम क्षेत्रों में, तो इसका मतलब है कि सरकार पे खर्चों का भी दबाव होगा। लेकिन लक्ष्य आपने रखा है 3.5% का फिजिकल डेफिसिट की हम बात करें, तो कैसे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है आपने? ये आप एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, अधिकतर मुझे पता चलता है जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं या हम लोग देश की जो वित्तीय हालत है उसके बारे में चर्चा करते हैं, कि लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार का हिसाब कैसा चल रहा है। तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। लोग समझते हैं 3.5% फिस्कल डेफिसिट, इसका क्या मतलब, वह लोगों को ठीक से महसूस नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, 99% लोग जो हैं वो समझते हैं कि सरकार के पास अपार पैसे हैं, तो आप जाइए सरकार के पास और पैसे लेके आ जाइए। सरकार की तो जो पैसे हैं, जो खजाना है, बिल्कुल भरपूर है, बस जाके आपको पैसे लेके आना है। ये हकीकत नहीं है। वास्तविकता में सरकार घाटे में चल रही है। और सरल तरीके से अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि जो अभी वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है, उसमें सरकार के खर्चे कुल मिलाकर, सेना के खर्चे, शिक्षा के खर्चे, स्वास्थ्य के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे, ये सब जो हम लोग खर्चे ले लें तो सरकार के खर्चे 18 लाख करोड़ थे। 18 लाख करोड़। सरकार की कमाई सिर्फ 12.5 लाख करोड़, यानी सरकार हर साल 5.5 लाख करोड़ के घाटे पे चलती है। आपकी दुकान ऐसे चल सकती है,
आपका घर ऐसे चल सकता है, गृहस्थी चल सकती है आपकी इस तरीके से, जब आपकी कमाई 12.5 लाख करोड़ है और आपको 5.5 लाख करोड़ घाटा को पूरा करना है। तो ये घाटा हम लोग पूरा कैसे करते हैं? अगर हमें 18 लाख खर्चे करने हैं और हमारी कमाई सिर्फ 12.5 लाख करोड़ है, तो हम क्या करें? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऋण लेते हैं। जो आप बैंकों में पैसे डालते हैं, जो आम जनता है जो बैंकों में पैसे डालती है, हम उन बैंकों से जाके पैसे ले लेते हैं, सरकार वो पैसे ले लेती है और ये सरकार का ऋण बन जाता है। जयंत जी, एक बड़ी चर्चा थी काले धन की समस्या को लेकर और हम जानते हैं सरकार ने उस पर SIT बनाया और कई कदम उठाए, क्या कहना चाहेंगे? जितना हम लोगों ने काले धन के लिए किया है, पूरे इतिहास में किसी सरकार ने काले धन पर इतनी लगाम नहीं लगाई होगी। देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो 2 पहलू हैं इस विषय के, वो समझने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो काला धन है वो जम जाता है, काला धन जमा हुआ है। कुछ काला धन जो जमा हुआ है वो विदेश में है और कुछ काला धन जो जमा हुआ है वो घरेलू है, हमारे देश में है। तो ये जमा हुआ काला धन है। दूसरा जो पहलू है इसका, वो काला धन का उत्पादन जो होता रहता है, और वो जो उत्पादन होता है तो जो जमा हुआ काला धन और बढ़ता चला जाता है। तो जो हम लोगों ने रोक लगाई है वो जमे हुए काले धन पे हम लोगों ने रोक लगाई है, और जो उत्पादन हो रहा है उस पे भी हम लोगों ने रोक लगाई है। तो दोनों जगह हम लोग जड़ से काले धन पे हम लोगों ने इस प्रकार से तीव्र प्रहार किया है। अब देखिए, जो जमा हुआ काला धन है उस पे हम लोगों ने क्या किया है। पहली बात तो यह है कि हम लोग जो विदेश में जो काला धन है उस पे हम लोगों ने एक बहुत सख्त कानून हम लोगों ने पारित किया है। उस सख्त कानून के तहत अब उसका जो कंप्लायंस विंडो था वो अब बंद हो चुका है। तो अब अगर आपका काला धन विदेश में कहीं हम लोगों को मिले, और हम लोग हर देश के साथ हम लोगों ने ट्रीटी कर ली है कि हम आपके सब सूची हम लोगों को अब मिलने लग जाएगी। तो जब हमको सूची मिल रही है, हम आपके सब अकाउंट के बारे में जानकारी रख रहे हैं, तो जब हमें पता चले कि आपके पास विदेश में काला धन है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो विदेश का काला धन है उस पर हम लोगों ने इस तरीके से रोक लगाई है। इस बजट में हम लोगों ने जो अभी पारित हुआ है, हम लोगों ने कहा है कि कहीं भी आपके खर्चे 2 लाख से ज्यादा हों, आप पैन कार्ड दीजिए। अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो 20,000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं कैश में, आपको उसको चेक या क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। और भी कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां हम लोगों ने इसको रोक दिया है। कहीं भी आपका धंधा चलता है तो आपको हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे कि कितना आपने हमें टैक्स भरा है या ना भरा है। और अंतिम चीज जो हमारी कोशिश है और विश्वास है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग लागू कर पाएंगे, वो ये है कि हम लोग GST को लागू करना चाहते हैं। जब हम GST को लागू करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि जो काले धन का उत्पादन होता है, क्योंकि लोग धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। GST के माध्यम से ये जो धन जो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो भी हम लोग जान जाएंगे कि किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है और लोग उस पर टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो चाहे वो जमा हुआ या ये सर्कुलेट हो रहा है, दोनों पे हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से रोक लगाई हुई है और हम लोग दोनों पहलू पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कब? इस पे हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है। GST वाली बात आप जब कर रहे हैं, नहीं काले धन पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। GST देखिए, कांग्रेस अगर देश हित में सोच रही है, कांग्रेस को अगर आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहती है, रोजगार बढ़ाना चाहती है, तो हम लोग मिलजुल कर भागीदारी में देश के हित के लिए GST को हम लोग लागू करवा दें और इससे कालाधन भी कम होगा, आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। हमारा समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आखिरी में कि जब देश तेजी से बढ़ रहा है, आगे भी ये गति बरकरार रहेगी, इसको लेकर कितना आश्वस्त कर सकते हैं आप देश के लोगों को और वित्त मंत्रालय कैसे देखता है इसे? देखिए, जो हम लोगों के हाथ में है जो मामला, उस पर तो हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग कई सारे इनोवेटिव और नई नई चीजें कर रहे हैं। परंतु ये सब होते हुए भी आज के समय अगर हमारी गति 7.5% है GDP ग्रोथ रेट की, 8, 9, 10% क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ऐसे कुछ कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल। अब जैसे कि अगर बरसात नहीं आती है, 2 साल गुजर गए और हमारी बरसात बहुत कम थी, जो लॉन्ग टर्म एवरेज जिसका होता है उससे 14% कम थी, 13% कम थी, और सुखाड़ का
एक माहौल बन गया है, सुखाड़ की एक स्थिति आ गई है इस देश में, क्योंकि बरसात कम आई है। अब ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि बरसात कितनी आए, तो एक रिस्क फैक्टर है, एक चीज है जिससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर पूरे दुनिया में आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है तो भारत जो है इससे पूरी तरीके से नहीं बच पाएगा। तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी घटेंगे, हम लोगों को चीजें खरीदने में कठिनाई होगी क्योंकि चरमराई हुई आर्थिक व्यवस्था है देश भर, दुनिया भर में। तो इससे भी हम लोगों को थोड़ा बच के रहना है, ये एक और रिस्क फैक्टर है। और तीसरा जो है कि जो हम लोग का अर्बनाइजेशन जो जोर शोर से हो रहा है, लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर आ रहे हैं, ये भी जो चल रहा है इस पे भी थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जो हमारे शहर के वासी हैं उनको भी थोड़ी तकलीफ होती है, और कभी कभी जिस तरीके से हम लोग उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं हम लोग नहीं बेहतर बनाते हैं, और वहां भी अड़चन आती है। तो ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोशिश तो है कि हम लोग किसी तरीके से उनके साथ अडेप्ट करें, उनको हम लोग किसी तरह से नियंत्रण में लाएं, परंतु ये सब फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस खास मुलाकात में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास विशेष संवाद में इतना ही। नमस्कार।